आज हम लोग बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। ये एजुकेशन पॉलिसी किन मायनों में 1986 की एजुकेशन पॉलिसी से अलग है, आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5 फाउंडेशनल पिलर्स पर स्थापित है। पहला है एक्सेस, यानी कि जो शिक्षा है उसकी पहुंच हर एक तक होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा हो, आदिवासी क्षेत्र का बच्चा हो, पर्वतीय क्षेत्र का बच्चा हो या शहरी क्षेत्र का बच्चा हो, हर एक की पहुंच में शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी है इक्वालिटी, यानी कि जो शिक्षा है वो उसका स्तर एक समान होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए हो या सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए हो, दोनों को ही एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस एजुकेशन पॉलिसी में इस पर ध्यान दिया गया है। तीसरा है क्वालिटी, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने पर इसमें जोर दिया गया है। अब बुक्स की बजाय क्रिएटिव लर्निंग पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अफोर्डेबिलिटी, ये शिक्षा सबकी पहुंच में होने के साथ ही सबकी पॉकेट में भी समानी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा है वो हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके अपने बच्चों के लिए। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है। गरीब घर का बच्चा है वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके, उसके माँ बाप भी उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो वो तो अच्छे स्कूल में जाता ही है। ऐसा इस पॉलिसी में ध्यान रखा गया है। और ये चारों पिलर सही तरीके से काम कर सके, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी के तहत 4 डिपार्टमेंट या 4 बॉडीज़ को इसे रेगुलेट करने का काम दिया गया है, ताकि ये सारे जो फीचर्स हैं, एक्सेस है, इक्वालिटी है, क्वालिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, ये सही तरीके से क्रियान्वित हो सके। इसके लिए पहला है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये पॉलिसी बनाने का काम करेगी। दूसरा है द डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो कि पॉलिसी बनाई गई है इसको कैसे ऑपरेट किया जाए इस पर फोकस करेगी। तीसरा है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो स्टेट लेवल की अथॉरिटी हैं वो हर स्कूल के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, एक स्टैंडर्ड बनाएगी जिनका पालन हर एक को करना पड़ेगा। यानी हर स्कूल के लिए मानक तय होंगे, उनकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड जो है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी तय करेगी। चौथा जो बॉडी है SCERT, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ये NCERT के साथ मिलकर सिलेबस को तैयार करने का काम करेगी, यानी कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, कैसे वो फंक्शन करेगा, इस बारे में SCERT को कहा गया है। तो ये चारों बॉडी मिलकर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सरकार के प्रति जवाबदेह होंगी कि वो शिक्षा के क्षेत्र में सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा हर बच्चे को मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। एजुकेशन पॉलिसी में जो एजुकेशन सिस्टम है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके पहले ये 2 भागों में डिवाइड था, 10+2, लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इसे 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया है। जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 साल की होगी, जिसमें 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इस फाउंडेशनल स्टेज को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक 3 साल और दूसरा 2 साल। 3 साल के बच्चे जो गांवों में हैं वो आंगनवाड़ी में जाएंगे, जो शहरों में है वो प्री स्कूल्स में जाएंगे, जो आदिवासी क्षेत्रों में है वो आश्रम शालाओं में जाएंगे, या और जो क्लास 1 और 2 के बच्चे होंगे इनके लिए बाल वाटिका बनाई जाएगी। तो ये 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज इनके लिए तैयार किया गया है। इस स्टेज में बच्चों के ऊपर बुक्स का कोई बर्डन नहीं होगा, बैगलेस होगा ये
5 साल का जो करिकुलम है, इसमें बच्चे नेचर के संपर्क में रहकर अपनी एजुकेशन को प्राप्त करेंगे। उन्हें नंबर, अल्फ़ाबेट, कलर, शेप्स, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्ले मेथड के थ्रू दी जाएगी। इसमें डांस, ड्रामा, म्यूज़िक, एक्टिविटीज़ वगैरह शामिल होंगी। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में भी बच्चों के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रखा गया है। उन्हें इस बात पर जोर दिया गया है कि क्रिएटिव माइंड उनका होना चाहिए। उनका जिस ओर रुझान हो उस तरीके से वो अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें टीचर्स उनकी हेल्प करेंगे। अगर बच्चा कोई क्वेरी करता है तो टीचर्स को उसका जवाब देना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चों का मन कहा जाता है कि जिज्ञासा से भरा होता है। वो तरह तरह की चीज़ों को देखकर जिज्ञासा करते हैं। उन्हें पजल्स के थ्रू प्लस माइनस वगैरह सिखाए जाएंगे या छोटे छोटे वर्ड्स सिखाए जाएंगे, लेकिन बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं की गई है क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों में। फिर आते हैं प्रेपरेटरी स्टेज। ये 3 साल की होगी। इसमें क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। इस स्टेज में बुक्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, लेकिन वो भी आपके मैथ्स की जो बेसिक बुक होगी उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और लैंग्वेज का आप इसमें शुरुआत की जाएगी। इन 2 चीज़ों पर बुक्स आधारित होंगी। इसके अलावा प्ले के थ्रू, डिस्कवरी के थ्रू, एक्टिविटी बेस्ड जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इंटरेक्शन है टीचर्स के साथ, उन पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर आते हैं मिडिल स्टेज पर। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बच्चों को मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनका ज्ञान बढ़ाया जाएगा। लेकिन बच्चे इस एज में जो भी सीखेंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित होगा। वो चीज़ों को एनालाइज करेंगे और एनालाइज करके अपने जवाब देंगे। उनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो साइंस है उसमें एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज जो आएगी वो आपकी 4 साल की होगी, 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर दिया जाएगा। यानी बच्चा अगर केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो वो ले सकता है। यानी कि अब कॉमर्स, आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की जो बाउंड्रीज थी एजुकेशन में, उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ करेगा और अपनी आगे की पढ़ाई पर फोकस करेगा। इस लेवल पर भी क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चे एनालाइज करके ही आंसर्स लिखेंगे। उनके जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो इस बात पर बेस करेंगे कि उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को कितना गहराई से समझा है। बच्चों को नेचर के करीब रखकर जितना सिखाया जा सकता है उतना एक बिल्डिंग में रखकर नहीं सिखाया जा सकता। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का भी यही मानना था। वर्तमान समय में देखें तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इसका एग्जाम्पल है, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना खुले वातावरण में की थी। उनका मानना था कि बच्चे जितना नेचर से सीखते हैं उतना कहीं और नहीं सीख सकते। उनका कहना था नेचर में बैठकर बच्चा गीत भी बनाना सीख सकता है, रंगों को पहचानना सीख सकता है, तरह तरह के विभिन्न रंगों को जान सकता है, म्यूज़िक, चिड़ियों के कलरों से या नेचर में जो संगीत होता है उनसे एक नए म्यूज़िक को क्रिएट कर सकता है। इस तरह से वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को सीख सकता है। क्राफ्ट में वो अपने आप को ज़्यादा ढाल सकता है। यानी जितना ज़्यादा नेचर हमको सिखाती है उतना हम एक कमरे में बैठकर नहीं सीख सकते। ऐसा प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते थे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी पर फोकस किया गया है।
इसमें कहा गया है कि 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को नेचर के करीब रखकर सिखाया जाएगा। यानी उन्हें जो आश्रम शालाएँ हैं, आपका आंगनबाड़ी केंद्र हैं या प्री स्कूल्स हैं या बाल वाटिका हैं, इनको इस तरीके से बनाया जाएगा जहां बच्चे नेचर के संपर्क में ज़्यादा रहें। इससे उनमें लर्निंग की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हमें दिखाई देगी। बच्चे कलर्स आसानी से सीख सकते हैं। प्ले मेथड से आपका एडिशन है, आपका सब्सट्रैक्शन है, नंबर्स की काउंटिंग है, ये चीज़ें बच्चे आसानी से प्ले बेस्ड मेथड से सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ आपकी हैं, जैसे पज़ल्स हैं, आपका डांस है, ड्रामा है, सिंगिंग है, इनके थ्रू भी हम बच्चों को उनकी लर्निंग प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ नहीं होगा तो उन्हें स्कूल जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल बच्चों के ऊपर इतना शुरू से ही प्रेशर हो जाता है कि वो स्कूल जाने से घबराते हैं। बच्चे ग्रुप में रहकर ज़्यादा सीखेंगे, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनमें जो स्किल है उसका डेवलपमेंट बेहतर होगा। इस तरह से हम उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, चीज़ों को समझने की उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये जो अर्ली एज होती है, ये किसी भी बच्चे के फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उनमें सीखने की प्रवृत्ति की ओर हम उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। क्लास फर्स्ट और सेकंड में उनके ऊपर किताबों का कोई बर्डन नहीं है, बल्कि प्ले बेस्ड मेथड के थ्रू उन्हें प्लस माइनस जैसी चीज़ें या छोटे छोटे शब्द बनाना, छोटे छोटे सेंटेंस बनाना, इन चीज़ों की जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो उसको ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। उनमें एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि अब हमें और क्या नया सिखाया जाएगा। उनके अंदर जो भी नए सवाल पैदा होंगे वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं और उनके आधार पर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए और नई चीज़ों की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 3 से लेकर 12 तक के बच्चों की एजुकेशन सिस्टम पर। थैंक यू।